बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, उन्होंने जिस फील्ड में भी कदम रखा, जिस मुकाम पे भी वो गए, जहाँ पे भी गए वहाँ नाम कमाया, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। एक रोल मॉडल है हमारे लोगों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए है। हम उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, ज़िंदगी का सफ़र कितनी दिहाइयों पर मुश्तमिल है, कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिटेल में उनसे बात करेंगे, प्लस उनके साथ हम कोशिश करेंगे कि पूरा दिन आपके साथ सर्व करें। हम देखेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि सर जो है अपनी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ किस तरह करते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, शफीक इंसान हैं, एक हम्बल पर्सनैलिटी है, वेल स्पोकन, खुश शक्ल हैं, खुश लिबास हैं, खुश गुफ्तार हैं। वन एंड ओनली मिस्टर अरशद वली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं सर? वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद। आप माशाल्लाह मिनिस्टर भी हो गए, बिजनेसमैन भी हैं। सर क्या क्या अचीवमेंट्स हैं ये तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मुझे ये बताइए ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कितनी दिहाइयों पर मुश्तमिल है। इसको मैं अपने सफ़र को दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक हिस्सा जब मेरे वालिद साहब हयाती थे, वो एक डिफरेंट दौर था। वालिद साहब की अंडर सुपरविजन स्कूल पढ़ाई, और शुरू से मैं उनके साथ ही रहा हूँ। और हम माशाल्लाह 6 भाई हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उनसे करीब रहा हूँ, उनसे ज़्यादा सीखा मैंने। उनके दौर में मैंने सारा काम किया। उन्होंने कभी मुझे अपने से दूर नहीं किया, और जहाँ जहाँ वो जिस किस्म का सिलसिला उनका चलता था, चाहे वो कारोबारी हो, मसरूफियात हों, दूसरी उनके अपने जो दोस्त अहबाब थे, तो हमेशा मेरी एक उठना बैठना जो था वो अपने से काफ़ी बड़े लोगों में ही रहा है, जिसका असर मेरी अपनी लाइफ के ऊपर बहुत आया। और मेरे बहुत कम ऐसे दोस्त हैं जो मेरे हम उम्र हों या मुझसे छोटे हों। तो मेरे वालिद की वफ़ात 1990 में हुई, और उसके बाद मेरा असल जो करियर वहाँ से मैंने फिर शुरू किया। और अपना जो हमारा एक अपना बिज़नेस है जेरीज ग्रुप के नाम से, वो हमारे भाई जिसको रन कर रहे थे, तो मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं जनाब अब्दुल वली मोहम्मद साहब, उन्होंने वो फिर मेरे वालिद साहब के बाद हमारी फैमिली के सरबराह भी बने, कारोबार के भी हेड वही बने। और फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा वहाँ से, और कारोबार में मुझे उन्होंने एंट्री करवाई। उसके बाद वहाँ से लेके मेरी शादी से लेके मेरे घर तक, और आज जहाँ मैं इस जगह पे बैठा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उनकी मेहनत और उन्हीं की सरबराही और उन्हीं की ट्रेनिंग का ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 32 से 33 साल हो गए इस बात को। मुझे वो मौका नहीं मिला जो इंसान अपनी नौजवानी में या जवानी में जो है वो हर दौर से गुजरता है, दोस्तों में बैठना उठना। मैं डे 1 से जब से मैंने अपनी जो भी मेरी मुख्तसर पढ़ाई थी उसको मैंने छोड़ के जब मैं अपने कारोबार में आया, ख़ासतौर पर मेरे वालिद की डेथ के बाद, तो फिर मैंने सिर्फ अपना ध्यान अपने करियर के ऊपर ही दिया। शादी बहुत अर्ली स्टेज में हुई हमारी। मैं सिर्फ उस वक्त 23 या 24 का था। और बस जब आप के ऊपर इस किस्म की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो फिर लाइफ आप और थोड़ी सीरियस तरीके से गुजारते हैं। आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप दोस्तों में ज़्यादा घूमना फिरना उठना बैठना करते हैं। फिर आपका एक प्लान बनना शुरू हो जाता है, आपकी प्रायोरिटीज़ सेट हो जाती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनके ऊपर ध्यान चला जाता है। तो इस तरह कारोबार, फैमिली, मैं इतना सोशल नहीं हूँ, इतना मैं ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हूँ। अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर पे और अपने कारोबार पे ही लगाता हूँ। कारोबार में भी मेरा ये है कि शुरू में तो मैंने 13, 14, 15 घंटे काम किया है। घर में भी करता था, ऑफिस तो मेरा था ही था, लेकिन एक शौक़ था मुझे जिसकी वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम उम्र के अंदर काफ़ी चीज़ों को अचीव किया, समझ लिया। और अल्लाह का करम है आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। अपनी मेहनत से, अपनी नीयत हमेशा साफ़ रखी, किसी किस्म का कोई लालच नहीं किया, किसी
एक्स्ट्रा किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं रही कि मैं कहूँ कि जी मुझे ये हासिल करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। एक नॉर्मल लाइफ गुजारी। सर आपने जैसे कि बताया माशाल्लाह 3 दहाइयों पर मुश्तमिल ये सफ़र जो आप यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, पॉलिटिक्स में कैसे आ गए आप? माशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो उस तरफ कैसे चले गए आप? पॉलिटिक्स में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट लिया है। ये तो एक हमारा एक केयर टेकर सेटअप है और एक मुख्तसर सा सेटअप है जिसके अंदर उन तमाम एरियाज़ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें जो तरीका यही होता है कि उसके ही लोगों को, जो एक्सपर्ट हैं, उनको लाया जाए। तो मेरा सारा तजर्बा टूरिज़म और इसी किस्म के एरियाज़ के अंदर है, तो मुझे फिर इनवाइट किया गया कि जी आप आके अगर इस सब्जेक्ट को और इस मिनिस्ट्री को हेड कर सकते हैं। तो मैंने कहा डेफिनेटली, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा सूबा है, और अगर जहाँ हमें खिदमत करने का मौका मिलेगा क्यों नहीं करेंगे। ये तो हर दौर में, हर हुकूमत में मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए था। जो रिलेटेड पर्सन्स होते थे उनको उसी जगह भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नॉर्मली देखने में नहीं आया। देखिए, वो अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, अब वो उनके क्या प्लान्स होते हैं, वो किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं, वो तो उन्हीं को मालूम होता है और वो उसी तरीके से लेके चलते हैं। उनकी अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, उनके पास अपनी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन केयर टेकर सेटअप के अंदर ज़रूर ये होता है कि जिस मिनिस्ट्री में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो या टूरिज़म हो, वहाँ के लोगों को लाया जाता है और तो उनसे जितना काम लिया जा सकता है लिया जाता है। सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट की, अगर मैं बात करूँ? इस वक्त सबसे बड़ा गवर्नेंस है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, इस वक्त तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। जी हाँ, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। पॉवर्टी चल रही है, क्राइम रेट आपका काफ़ी है, महंगाई आपकी काफ़ी है, ये सारी चीज़ों को देखना है और इसके ऊपर काम कर रही है पूरी टीम। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात यह है कि हम तमाम जितने भी इस वक्त केयर मिनिस्टर्स हैं वो सब एक पेज पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हम मिलते हैं, आपस में मिल के बात करते हैं, एक दूसरे को आइडियाज़ देते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं कि जी किस तरह से क्या करना है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो मैंने सबसे पहले जब हमारी कैबिनेट की मीटिंग ली थी तो मैंने तमाम कैबिनेट मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट की थी कि हम अपनी मिनिस्ट्रीज़ के साथ साथ थोड़ा सा एक दूसरे की मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी अपनी एक जो होती है पार्टिसिपेशन वो करें, और कहीं चीज़ अगर गलत हो रही है या सही कर सकते हैं या फर्दर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि एक टीम बन के हम काम कर सकें, ना कि हम अपने अपने ऑफिस में बैठे रहें। और जब तक हम हैं यहाँ पे 3 महीने जो हमारा एक 3 महीने का रोल है, तो उसमें पता लगा कि जी 3 महीने के बाद हम मिल रहे हैं जाने के टाइम पे, तो वो एक मेरे ख्याल में एक सही अप्रोच नहीं है। हमें फ्रीक्वेंटली मिलना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव मैंने लिया था, वो इनिशिएटिव मैंने ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर 15 दिन में हमारी एक इनफॉर्मल सी मीटिंग होती है जिसमें हम आपस में बात करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं किसी के साथ। अच्छा सर, बिला तकल्लुफ़ प्रोग्राम है तो बिला तकल्लुफ़ सवालात आपके साथ होंगे। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? कौन सी करेंगे? एज ऑफ टुडे मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। ओके, लेट सपोज कोई ऑफर करे, की होगी अभी तक ऑफर तो पहले भी मुझे बहुत आ चुकी है, क्योंकि मुझे सियासत मेरा सब्जेक्ट नहीं है और इसके अंदर बड़ी कमिटमेंट चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में काफ़ी रिजर्व हूँ। मैं अपना टाइम ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ गुजारता हूँ। मेरा इतना कोई बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग मेरी नहीं इतनी कि मैं इतना घूमना फिरना या उठना बैठना। एक महदूद मेरा हल्का है, लोग हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना होता है। और फिर मैं कोशिश करता हूँ, मेरे अपनी हॉबीज़ हैं, मैं उनके अंदर अपना टाइम लगाऊँ। मेरा अपना बिज़नेस है, मैं उसको उसमें अपना टाइम लगाऊं। और मेरी फैमिली है, बस मैं उनके साथ ही रहता हूँ। ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है कि मैं जाके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हिस्सा लूँ। तो अभी तक का कोई प्रोग्राम नहीं है, आगे देखेंगे। प्लान तो सारे अल्लाह ताला के होते हैं, हमें तो खाली बताया जाता है कि क्या करना है। अच्छा सर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, उनके बाद आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा कोई लीडर आया जिससे आप इंस्पायर हुए हों,
जिससे आपको इंस्पायरेशन मिलती हो? कि ये तो एक ऐसा सवाल है कि अगर मैंने इसका जवाब अगर दिया इसीलिए मैंने पूछा है। तो काफ़ी लोग नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा, ठीक। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मतलब आपका कहना है कि जितने भी लीडर आए सबने अच्छा काम किया और सब। देखिए, सबको जिसको जितना मौका मिला, जैसी जो भी गवर्नमेंट थी जितने वक्त के लिए भी आई, कोशिशें तो सबने की। बस एक अजीब सा उनके बारे में परसेप्शन दे दिया जाता है कि लोग ठीक नहीं हैं। मेरे ख्याल में इस मुल्क के साथ वफादार सब हैं। कई ऐसे हैं परफॉर्म कर पाते हैं, कई नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम इतने एक्सट्रीम पर चले जाएं कि उस लेवल के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दें। मैं जितने लोगों से मिला, मैं तमाम पार्टीज़ के लोगों से मिल भी चुका हूँ, जानता भी हूँ, पहले भी मैं जानता था। कुछ हमारा कारोबार भी ऐसा है कि सबका राब्ता वास्ता पड़ता है हमसे। मिलता हूँ, बैठता हूँ, उनसे बैठ के मैं अक्सर वो फीडबैक लेता हूँ या मैं अपना फीडबैक देता हूँ, उनके ख्यालात। तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिस तरह हमें बताया जाता है कि ये फला ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ऐसे हैं नहीं वो, जितने बुरे टाइप लोग मुझे तो नहीं लगे। कोई अच्छे हैं, मिलने हैं, कोई एरोगेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई एटीट्यूड का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तजर्बा अपनी जगह पे होता है। किसी को ज़्यादा तजर्बा है वो अच्छा काम कर जाता है, किसी को कम है तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन हो जाता है। कोशिश तो हर लीडर करता है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क के लोगों को जवाब देना है। और अब अवाम भी जो है वो समझने लग गई है, शऊर आ गया है लोगों के अंदर। अब 70 साल के ऊपर हमारा एक वक्त गुजर चुका है इस मुल्क को बने हुए, लोगों में समझ आना शुरू हो गई है। तो हमारे जो लीडर जो हैं वो भी समझ गए इन बातों को, और उनके आप से भी एक नए लोग आ रहे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, तो कुछ चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो रही। ये ऐसा प्रोसेस है कि इट टेक्स टाइम। अगर आप दूसरे दुनिया के ममालिक उठा के देख लें, टर्की देख लें, इंग्लैंड देख लें, अमेरिका देख लें, उनको 500-500 600 साल हो गए तब जाके वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, चाइना है, वो हमारे सामने ही आज़ाद हुए। उनकी एक अपनी एक सिलसिले अलग थे, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनको बड़ा टाइम लगा है आगे आने में। तो अभी हमें 70 साल ही हुए हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। उम्मीदें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, मुसलमान हैं, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और जैसा कि मैंने बताया, अरशद वली मोहम्मद साहब एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं। तो आज हम उनके साथ हैं, हम देखेंगे उनकी क्या क्या मसरूफियात हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन एक्टिविटीज़ शेयर की, उनकी मसरूफियात देखी। इस वक्त हम उनके घर में उनकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं, उनकी अहलिया के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अरशद साहब इतने मसरूफ़ होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं, वो घर को, फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं, घर में आने के बाद उनका रवैया कैसा होता है। वो अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अच्छा भाभी, पहले तो वेलकम टू माय शो। बिला तकल्लुफ़ प्रोग्राम है तो कुछ सवालात बिला तकल्लुफ़ होंगे। अच्छा ये बताइए हमें, माशाल्लाह आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 30 इयर्स होने वाले हैं जनवरी में इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, शादी की सालगिरह अरशद भाई याद रखते हैं? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं याद रखते हैं, हर शौहर की तरह। तो आप इनको याद दिलाती हैं? हाँ। अच्छा, तो लास्ट ईयर आपकी सालगिरह वैसे क्या डेट है वेडिंग एनिवर्सरी की? 13 जनवरी। 13। कोई आपको गिफ्ट देते हैं जब आप इनको याद दिलाती हैं? काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है। अच्छा, तो ये भी याद दिलाया करें ना उनको। हाँ, बहुत दफ़ा बोलना पड़ता है। अच्छा, आपकी बर्थडे तो याद रखते होंगे, आपकी जो बर्थडे भी कभी याद नहीं है। मुझे अपनी याद नहीं होती, वो भी ये याद दिलाती हैं। सर वो मसरूफ़ इतने होते हैं ना, अब तो मिनिस्टर बन गए, जैसा कि मैंने कहा। अब तो समझ लेंगे उनके साथ आप एक डायरी और पेन रखा करें कि आपने आज ये चीज़ें याद रखनी। अच्छा मुझे ये बताइए, माशाल्लाह अरशद भाई मसरूफ़ हैं, माशाल्लाह यंग हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं माशाल्लाह। तो अगर इनको पाकिस्तानी फ़िल्म में एज आ हीरो का रोल मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, तो आप इनको परमिशन देंगी? हाँ, उनकी चॉइस है जो करना है। क्या कह रही हैं आप? इस चीज़ में मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। अच्छा चले, कोई रिस्ट्रिक्शन। चले, बड़ी अच्छी बात। अच्छा अरशद भाई, मैं आपसे भी पूछता हूँ, चले भाभी ने तो परमिशन दे दी, आपकी दिल की आवाज़ है, तो आप एज आ हीरो काम करेंगे फिल्म में? नहीं, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर, वो परमिशन दे रही हैं। वो मसला है, ठीक है, लेकिन ना टाइम है ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। अच्छा, पाकिस्तानी मूवीज़ देखते हैं? असल में मेरे एक दो दोस्त हैं, हुमायूं सईद, तो उनकी वजह से उनकी अगर कोई मूवीज़ आती हैं तो कभी मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज़ मुझे टीवी देखने का ही शौक़ नहीं है। बस मेरा इंटरेस्ट हमेशा हिस्ट्री में रहा है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम होता है, जैसे आजकल टर्किश प्रोग्राम चल रहे हैं, सिर्फ मैं वही देखता हूँ, और मैं इसके अलावा
इंडियन मूवीज़ हों या पाकिस्तानी मूवीज़ हों या ड्रामे हों। अच्छा, बच्चों के साथ ये बताइए, ज़्यादा फेमिलियर आप हैं या अरशद भाई हैं, किससे ज़्यादा क्लोज हैं बच्चे? मेरे से ज़्यादा हैं क्योंकि ये हमेशा से बिज़ी रहे हैं, तो फिर वो होता है। मगर ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं है, जो बात इनकी होती है इनको करते हैं, मेरी होती है मुझे, तो इस तरह। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता है कि स्ट्रिक्ट हों, कोई स्ट्रिक्ट तो नहीं है बच्चों के साथ या घर में कोई ऐसा, मुझे तो नहीं लगता है, मगर अच्छा है, एक डिसिप्लिन ठीक के है, लिए डिसिप्लिन एक, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अब आप क्या चाहती हैं? माशाल्लाह ये मिनिस्टर बन गए, अल्लाह ताला ने बिज़नेस में इतनी कामयाबी दे दी, इतना नाम दिया, इतनी अच्छी फैमिली है, इतना मुकाम दिया, क्या आपकी भी कोई ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कोई और मुकाम दे, गवर्नर बना दे, वज़ीर आला बना दे, कुछ भी हो सकता है, सदर मुमलिकत बना दे? हमारी दुआ है अल्लाह करे अरशद भाई गवर्नर सिंध बने। जो उनके लिए बेहतरी हो वो हो, आगे जो उनके लिए बेहतर हो वो हो, अल्लाह जो बेहतर रखे। अल्लाह जो बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। जैसा कि मैंने कहा, अरशद साहब जो है बहुत मसरूफ़ आदमी है, आप उनके ऑफिस जाएंगे, हमें उनकी एक्टिविटीज़ को शेयर करेंगे आपके साथ कि उनका पूरा दिन किस तरह गुजरता है। अच्छा अरशद साहब, ये बताइए इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान को, जैसा कि आपने कहा बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है, आने वाली गवर्नमेंट है जो इलेक्शन होंगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो गवर्नमेंट आएगी, उसको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? देखें, उसमें 2-3 चैलेंजेस तो बड़े सख्त हैं। सबसे पहले जो आपकी रिवाइवल ऑफ इकॉनमी, उसके लिए काफ़ी इनको हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब मसला ये आ रहा है कि जब हम इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो गरीब उसमें चीज़ें महंगी पड़नी पड़ रही हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, तो इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है दिन ब दिन। इवन आप पैसे दे के भी आप नहीं मिल रही है आपको। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज और इकॉनमी को ठीक करना, आपका जो इस वक्त गवर्नमेंट ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको कंटिन्यू करना। ऐसा ना हो गया 2-3 महीने के बाद दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो जाए, फिर डॉलर जो 325-20 से जो है वो वापस आ गया है 295 के ऊपर, वापस ये उधर ही चला जाए। तो कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जब तक आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अब लॉ एंड ऑर्डर को मैं 2 चीज़ों में कहूँगा, एक तो टेररिज्म है और एक स्ट्रीट क्राइम है। टेररिज्म के ऊपर तो माशाल्लाह सारी गवर्नमेंट्स ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारी जो फोर्सेस हैं उनका बहुत बड़ा इसमें एक रोल है, उन्होंने मिल के इस मसले के ऊपर काबू पाया और हम इस जंग को, जो दहशतगर्दी भी कहलाती है, जिसको हम जीतने में कामयाब हुए। अब जो छोटे मोटे हो रहे हैं वाक़यात, वो इंशाल्लाह आ जाएंगे काबू में। जब बड़ी चीज़ आ सकती है छोटी चीज़ काबू में आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम है उसको बड़ा कलेक्टिव उसके ऊपर इनको करना पड़ेगा। ये एक किसी इदारे के बस की बात नहीं होगी, इसमें पुलिस, रेंजर्स, बिजनेसमैन भी हैं और जो NGOs हैं, इन सबको मिल के जब तक क्राइम के रूट कॉज को आप ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक क्राइम ख़त्म नहीं होगा। हम चोर पकड़ते रहेंगे, लोगों को पकड़ते रहेंगे, सज़ाएँ मिलती रहेंगी, लेकिन वो बंद कहाँ से रहे हैं वो लोग, उनको भी जो है वो उन एरियाज़ को भी ढूंढना पड़ेगा, उन वजूहात को भी देखना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज आ रहा है, आ चुका है, उसको इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। सर, रिसेंटली जैसे कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया और उनके साथ चीज़ें शेयर की और उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया। आप किस नज़र से देखते हैं उनकी? बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और मेरे ख्याल में जैसे मैंने अभी यही कहा था कि जब तक ये तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के आपस में नहीं बैठेंगे, अभी हमें ये सब नहीं देखना कि किसका क्या काम है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, वो है इस मुल्क को, सिर्फ पाकिस्तान की बात करते पाकिस्तान की बात करनी, इस मुल्क के लिए हमें काम करना है। सब अपना अपना रोल प्ले करें, चाहे वो फ़ौज हो, सिविल हुकाम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेसमैन हो। अब हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि ये तो उसका काम है, वो नहीं कर रहा है, ये मेरा काम है, मैं नहीं कर रहा हूँ, या वो करेगा, मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे काम करके देखें। इस तरह नहीं होता है काम। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ेंगी।
जब भी कभी बहुत याद आती है इनकी जी जी। और दिल करता है इनसे बात करने का। मैं अक्सर यहाँ पे शाम में आ जाता हूँ या ऑफिस जाते हुए आ जाता हूँ। ये मेरी जगह है बैठने की, मैंने ही बनाई है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ काफ़ी देर तक, उनके लिए पढ़ता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। पता नहीं सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे, और अक्सर अपना टाइम में यहाँ गुजारता हूँ आके। तो एक कहते हैं ना दिली सुकून मिलता है। एक पूरा मेंटेन अपने हाथों से खुद किया हुआ मेरा लगाया हुआ है सारा कुछ, भाई का भी, मेरी भाभी का भी। और यही खिदमत है जो उनके जाने के बाद हम कर सकते हैं। अब ये खुद तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये दुआएं हैं, ये सिलसिले हैं जिनको हम मेंटेन करके चला रहे हैं। अल्लाह ताला हर माँ बाप को आप जैसे बेटे, आप जैसी औलाद अता फरमाए। जी, जैसा कि मैंने बताया, अरशद वली मोहम्मद साहब इस वक्त जो है निगरान हुकूमत में मिनिस्टर भी हैं, सर टूरिज़म भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत मौक़े हैं, सयाहती मौक़े बहुत हैं, लेकिन क्या वजह है सर इतने टूरिस्ट हमारे पास नहीं आ पाते? क्या वजह है अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे लोग? इसका मैं इल्ज़ाम तो नहीं दे सकता किसी को कि किसी के करने की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन इसको हम आगे ना बढ़ाने में हमारा अपना खुद का भी एक रोल है कि हमने प्रॉपरली पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसी भी सिलसिले में। चाहे इसको प्रमोट करना हो, इसको डेवलप करना हो, इसकी मार्केट करनी हो। दुनिया में कितने मुल्क ऐसे हैं जो चली टूरिज्म पे रहे हैं। हमने सिर्फ अपना फोकस एक ही जगह पे किया हुआ, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट। हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर लेते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, लेदर है, स्पोर्ट गुड्स हैं, आपके मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम बस उसी में ही हैं, हमने दूसरे एवेन्यूज़ ढूंढे ही नहीं हैं। आईटी के ऊपर अब थोड़ा बहुत आना शुरू हुए हैं, और ये तमाम कारोबार हम इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज आए यहाँ पे। अब टूरिज़्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तो अल्लाह की तरफ से इसको कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, हर चीज़ इस मुल्क में मौजूद है। अगर आप नॉर्थ में चले जाते हैं तो बेहतरीन आपके पास हिल स्टेशंस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ पे ग्रीनरी, हर किस्म की एक्टिविटी आपको मिलेगी। वेदर सर्दियों से लेके गर्मियों तक हर किस्म की वहाँ पे एक्टिविटी मौजूद है। हम अपने सूबे सिंध में आ जाते हैं, तो जितने मेरे ख्याल में जितनी हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ पर हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और इस मुल्क में दूसरी जगहों के ऊपर होंगी। और अगर हम यही चीज़ अपने जहन में रखते हैं कि टूरिज़्म का मतलब सिर्फ ग्रीन पहाड़ हो, स्विट्ज़रलैंड जैसा माहौल हो, तो वो तो फिर आपको कई जगहों पे मिल जाएंगी। लेकिन किसी भी चीज़ को आप किस तरह से मार्केट करते हैं, उसको किस तरह मार्केट में प्लेस करते हैं, वो सबसे बड़ी एक आर्ट है। नॉर्थ पाकिस्तान, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी वहाँ पे चला रही है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने जो साइट्स हैं उनको प्रमोट किया। दुनिया से लोग आ रहे हैं, माउंटेन ट्रैकिंग वाले, माउंटेन क्लाइमर्स आ रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर से टूरिज़्म इतना वहाँ जा रहा है, ख़ास तौर पे कोविड जो था। तो हमेशा मैं एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा जाए। पहले हमेशा जो ये होता था कि स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं छुट्टियाँ गुजारने, जर्मनी जा रहे हैं, जबकि वही चीज़ें उससे ज़्यादा खूबसूरत या एटलीस्ट उसके जैसी खूबसूरत मकामात हमारे नॉर्थ पाकिस्तान में हैं। ये बात ज़रूरी है, ज़रूर मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हम फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए, जो स्टैंडर्ड्स हमारे हैं उसको हम फॉलो नहीं कर सके। हमारे होटल्स वगैरह में वहाँ पे उनको जो ट्रेनिंग्स नहीं दी गई हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है। एक कमरा जो है वो किसी और तरीके का है, दूसरा कमरा दूसरे तरीके का है। लोग अक्सर नाराज़ होकर आते हैं, इतने प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो रूम जो है वो 10,000 में मिल रहा है, वही 2 महीने के बाद 50,000 का हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो सिंध में अगर हम आते हैं तो सिंध के अंदर भी यही सिलसिले हैं कि रोड्स का सबसे बड़ा मसला है, एक्सेसिबिलिटी उन जगहों की। कई जगहों के ऊपर मैं खुद गया, मैंने जाके दौरा किया, काम शुरू हो चुका है, काम स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। आपकी मिनिस्ट्री इस सिलसिले में कोई प्रपोजल दिया आपने? मैंने काफ़ी प्रपोजल किए हैं। मैंने यही कहा है, मैंने कहा देखिए हम खाली इस तरह से हम प्रमोट करेंगे कि जी मिसाल के तौर पे हम किंजर लेक है, बहुत खूबसूरत जगह है वो, या रानी कोट का जो फोर्ट है वो बहुत ही खूबसूरत है, या मकली का जो
ग्रेवयार्ड है जो एशिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड है, जिसकी पूरी हिस्ट्री है वक्त है, यूएन ने उसको अपना हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है। हम वहाँ तक पहुँचा तो देंगे लोगों को, लेकिन वहाँ के जो हालात, वहाँ पे जो लोगों का जो एटीट्यूड है वो दोबारा किसी को आने नहीं देगा उस जगह पे। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, ये इसका ऑफिस है। इसको भी मैंने दोबारा से रेनोवेट कराया है क्योंकि इसकी अपलिफ्टिंग बहुत ज़रूरी थी। फॉरेन डेलीगेशन आता है, यहाँ आते हैं। और या आपने मिनिस्टर बनने के बाद इसको मैंने इसको इन्वाइट किया, माशाल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्टर अरशद वली मोहम्मद साहब, जो कि मिनिस्टर हैं टूरिज़म, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के। सर, हमने आपसे टूरिज़म के हवाले से बड़ी बातें की, क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं जानना चाहूँगा, इन्वायरमेंट के बारे में आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? क्लाइमेट एनवायरनमेंट चेंज के ऊपर जो इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया का मसला बना हुआ है, ऑलरेडी हमारी मिनिस्ट्री जो है वो काफ़ी एक्टिव है। और मैंने इसमें काम ये किया है कि जो डिपार्टमेंट है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट का, अगेन जैसे हम टूरिज़्म में भी बात कर रहे थे कि आउटसोर्सिंग, तो उसको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि बजाय हम एक पुलिसमैन का रोल अदा करें और नज़र रखें कि कहाँ पोल्यूशन है, कहाँ पे जो है अनट्रीटेड वाटर समंदर में जा रहा है। आपको पता है इस वक्त जो कराची के और के साहिल हैं वो कोई अच्छी हालत में नहीं है, और खास तौर पर मरीन लाइफ बहुत बुरी तरह से उससे अफेक्ट हुई है। तो एक जो मैंने इसमें काम किया है वो ये किया है कि प्राइवेट जो मेन बिजनेसमैन हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जिनका एक रोल है इस चीज़ को हैंडल करने का, उनको मैंने ऑन बोर्ड लिया है। तो 3 लोग हमने लिए हैं प्राइवेट सेक्टर से, और उनको मैंने अटैच किया है इस मिनिस्ट्री के साथ, ताकि एक वर्किंग ग्रुप बन सके और वो खुद इस मिनिस्ट्री के साथ मिल के उन तमाम एरियाज़ को जो इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, या हमारी जो आबो हवा को ख़राब कर रहे हैं, या हमारे समंदर के पानी को, या हमारी दूसरी जो इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू पोल्यूशन, उस पर ये वर्किंग ग्रुप नज़र रखेगा। मैंने इमीडिएटली अपने जो डीजी हैं जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के, उनकी मैंने ये जिम्मेदारी डाली है कि बजाय हम सिर्फ वर्बल बातें करें और सिर्फ हम एक दूसरे को तसल्ली दें कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, मैंने उनको कहा है कि एक एक्शन प्लान मुझे बना के दें विद टारगेट डेट्स। सर, केयर टेकर सेटअप में आप हैं, आप लेट्स सपोज 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने, आप क्या समझते हैं आप कितने % टारगेट अचीव कर लेंगे जो चीज़ें आपने अभी बताई हैं? देखिए, मेरी तो पूरी कोशिश होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर भी होती हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है, उससे पहले वो काम हो नहीं सकता। मेरा प्लान ये है कि मैं कंप्लीट ना कर सकूं, वो तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट मैं शुरू करवा दूं, तो फिर आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी वो एटलीस्ट उसको लेके आगे बढ़ सकेगी। तो एक उसको मैं भरपूर तरीके से उसको ऑन करा दूंगा, काम शुरू हो जाएगा। शुरुआत होगी, अनाउंसमेंट होगी, उसकी प्रॉपर उसकी मीडिया में कवरेज होगी ना, तो लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी कि हाँ जी ये सब कुछ हो रहा है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने बताया, अरशद वली मोहम्मद साहब बहुत अच्छे फादर हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इस वक्त हमारे पास उनके एक बेहतरीन दोस्त जो बड़े फेमस टीवी आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान का नाम जिन्होंने बहुत रोशन किया, हुमायूं सईद हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे अरशद साहब कैसे दोस्त हैं, कितने पुराने दोस्त हैं और उनको उन्होंने कैसा पाया। जी हुमायूं भाई प्लीज़। मैं जब से अरशद भाई मिनिस्टर बने, मेरी आज पहली मुलाकात है। उसके बाद
और ऐसा होता नहीं है, बस ये कि मैं भी अपने एक सीरियल में उसकी शूटिंग में लग गया और ये जिस दिन से मिनिस्टर बने ये भी अपनी शूटिंग में लग गए और सुबह से इन्होंने उठना शुरू कर दिया 9 बजे से, वरना ये मेरे ख्याल से 11-12 बजे उठते थे। आपको ही फॉलो कर रहा था। और मुझे ही फॉलो कर रहे थे। हम दोनों भाई जो है वो 12 बजे ही उठते हैं, लेकिन हम दोनों के साथ ऐसा हुआ कि इस हफ्ते हम यहाँ जब से ये मिनिस्टर बने और मेरी शूटिंग शुरू हुई, हम दोनों 9 बजे उठ रहे हैं माशाल्लाह। तो आपने पूछा कि अरशद भाई कैसे दोस्त हैं। देखें, जिस दोस्ती को 20-22 साल हो गए हों और आज तक हम उसी इज्जत से उसी प्यार से मिलते हैं, तो आप उसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। उसका जवाब मेरी इसी बात में है कि हम ये किस तरह के दोस्त हैं। तो इन्होंने ये एक वैसे तो अभी आजकल बहुत ही यंग लगना शुरू हो गए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और उन्होंने हमेशा इसी तरह मुझे मेरे करियर के दौरान भी हमेशा एडवाइस की है और हमेशा मुझे हम्बल रहने को कहा है और हमेशा लोगों का ख्याल रखने को कहा है। तो ये जिस काम पे आप लगे हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों का ख्याल रखना, एक बड़े ऑर्गेनाइज इंसान है। जिस तरह इन्होंने अपने बिज़नेस के अंदर, जिस तरह इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर रखा हुआ है, वो अब मैं जब इनके घर में जाता हूँ तो हम बहुत कुछ सीखते हैं कि किस तरीके से जो इनके मुलाजिम हैं उनके साथ इनका क्या बर्ताव है, किस तरीके से घर का निज़ाम चलाते हैं, किस तरीके से अपने ऑफिस का निज़ाम चलाते हैं। एक इनमें मिनिस्टर मुझे तो लगता है कि पिछले पता नहीं कितने सालों से है और ये अब इनको सही काम मिल गया। और वाकई जो काम नहीं हुए हुए, या हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट, तो मैं नहीं कहूँगा, इन जैसे लोग मिनिस्ट्री में आने चाहिए जो एक्चुअली इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। माशाल्लाह इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है और मैं समझता हूँ कि ईमानदार आदमी हैं और ईमानदारी से ही अपना काम करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी है। सर, आपने कहा कि ये आपसे माशाल्लाह बड़े भाइयों की तरह है, तो आप उनके बचपन के दोस्त थे? ये आपके बचपन के दोस्त? नहीं, हम बचपन के दोस्त नहीं हैं, लेकिन उस वक्त हमारा बचपन ही था 20 साल पहले, और क्या। तो आप इनको बड़े भाइयों की तरह मानते हैं, तो कभी को डांट वांट देते हैं किसी बात में? हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल, तो मतलब इस तरीके से नहीं जी, लेकिन नाराज भी हो जाते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस लेकिन मेरी जब भी मेरी फिल्म आती है, ये प्रीमियर होता है, ये ज़रूर होते हैं और मैं ये समझता था हमेशा इनको फिल्म दिखाने से पहले कि हमेशा किसी बात पे डांटेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं प्यार में इन्होंने कभी जज नहीं किया मुझे और हमेशा तारीफ ही की। लेकिन जी, छोटी मोटी हमारी चीज़ें, हम ज़रा मस्तियाँ ज़्यादा करने वाले लोग हैं ज़रा इस फील्ड में रहने की वजह से, तो उस पर हमें समझाते रहते हैं कि ये ना करो, ये ज़्यादा बेहतर है। बट बहुत ही अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाले, अपने दोस्तों का ख्याल रखने वाले, उनकी फैमिली का ख्याल रखने वाले, मेरे घर वालों की ये वन ऑफ द फेवरेट मेरे दोस्तों में से आते हैं और बहुत मेरे घर वाले इनकी इज़्ज़त करते हैं। इनकी वाइफ के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहनों की तरह है मेरी। तो और मैं क्या बताऊं। अरशद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे भाई साहब की दोस्ती बड़ी पुरानी है। अक्सर लोग यही होता है कि जब इस लेवल पे लोग जाते हैं तो वो फिर भूल जाते हैं, एरोगेंस आ जाती है। इनको मैं देख रहा हूँ इतने सालों से कि जैसे जैसे ये ऊपर जाए जा रहे हैं, इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा इनके अंदर हम्बलनेस आ रही है। कभी कभी मैं हैरान भी हो जाता हूँ इनकी बातों से कि यार ये पाकिस्तान का नंबर 1 आर्टिस्ट है। मतलब ये वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर तो एरोगेंस भी जो है वो सूट करेगी। इस लेवल पे जाके ऐसा फेम, दुनिया पीछे भाग रही है, आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते एरोगेंट होने से। लेकिन ये उल्टा जा रहे हैं, ये उल्टा और सिंपल होते जा रहे हैं दिन ब दिन और डाउन टू अर्थ होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हुमायूं भाई ने पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर, जैसा कि अरशद भाई ने भी कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये हमारे लिए बड़ा ऑनर है, बड़ा एजाज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हुमायूं भाई और अरशद भाई की दोस्ती इसी तरह कायम होता रहे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अरशद वली मोहम्मद साहब एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मिनिस्टर होने के साथ साथ बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनकी टीम के साथ। उन्होंने पूरी
क्रिकेट की किट पहनी हुई है। हम उससे पूछते हैं सर, ये पहले तो हमें बताइए, आप माशाल्लाह इतने फिट होने का वजह यही है, मेरे ख्याल यही राज है। दोनों चीज़ें हैं। एक तो मेरी ये शौक क्रिकेट का, हमेशा मैं एथलीट रहा हूँ, और दूसरा ग़िज़ा पे काबू किया हुआ है अपनी, वो बहुत ज़रूरी है। आप खाना खाते रहे और ये करें, इससे नहीं होगा फ़र्क। फिटनेस के लिए आप अपनी ग़िज़ा भी कंट्रोल करें और साथ में अपनी एक्सरसाइज भी करें। तो जितना आप बिज़ी रहते हैं, जितना काम करते हैं, मैं समझता हूँ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये वाहिद एक ही तरीक़ेकार है जिससे आप अपने तमाम दिन भर की थकावट और स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं। सारा दिन एयर कंडीशनों में बैठना, एसी कार, ये सब, इसकी वजह से आपका जिस्म एकदम अकड़ जाता है। आपके अंदर इतने केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं जो सिर्फ आपको किसी भी स्पोर्ट्स या आपके जिम में ही आप उसको अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। सर ये टेप बॉल से खेलते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल हार्ड बॉल। तो सर ये बच्चों के साथ खेलते हैं, बड़ों के साथ भी खेलते हैं? दोनों के साथ। ये बच्चे तो मेरे साथ बिल्कुल अटैच्ड है। मेरी अरशद वली मोहम्मद साहब की टीम है, और माशाल्लाह हमने देखा कि बच्चियां भी हैं। बेटा आपका क्या नाम है? शबनम हयात। अच्छा, आप माशाल्लाह हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त अभी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप बॉलिंग साइड पर हैं या बैटिंग साइड पर हैं? है, हमारी एक ही टीम है, वैसे तो बैटिंग साइड पर हूँ। आप, मैंने देखा विकेट कीपिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे। थैंक यू। और एक हमारे ये बच्चा खड़ा हुआ बेहतरीन अभी बॉलिंग कर रहा था, इनसे ही पूछते हैं। आपका नाम बेटा? उबैद। मैंने देखा था अभी आप जब आ रहे थे तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, अभी आपकी हम बॉलिंग भी देखेंगे। तो ये बॉलिंग का शौक कैसे हुआ आपको? बस ये यहाँ पे इनके साथ काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। अच्छा। खेलता हूँ, ये सीखा हूँ, इनसे सीखा हूँ, बॉलिंग सारी चीज़ें। फास्ट बॉलर हैं आप? जी। तो अभी मैं देखना चाहूँगा कि आप अरशद साहब को फास्ट बॉलिंग कराते हैं, और अरशद साहब जो है कितने छक्के और चौके मारते हैं, आइए हम उसका मुजाहरा देखते हैं। अरशद वली मोहम्मद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो अच्छे, जैसा कि मैंने बताया, अच्छे शौहर, अच्छे बाप, अच्छे दोस्त और अच्छे क्रिकेटर भी हैं। हम प्रोग्राम के आखिर में अरशद वली मोहम्मद साहब से पूछना चाहेंगे, सर अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त दी, दौलत दी, शोहरत दी, अब आप मिनिस्टर भी बन गए, और क्या चाहते हैं सर? बस अब बाकी जो ज़िंदगी बची है वो इज़्ज़त के साथ गुजर जाए, और किसी का दिल ना दुखाया जाए, और बस अपनी फैमिली, अपना घर, उनके साथ एक अच्छी भरपूर ज़िंदगी गुजारी जाए। बस यही मेरा एक शौक़ रह गया है। बस बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी अचीवमेंट्स हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा मांगना करना फिर नाशुक्रापन है, जिस पर मैं बिलीव नहीं करता। अच्छा सर, इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम आपको देख रही है, स्पेशल जो हमारा यूथ है, जो हमारा मोर देन 64% है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या होप देना चाहेंगे? देखें, यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, और उस टाइम को लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत के लिए आपको अपनी नीयत और सिंसियरिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट के पीछे ना जाएं। हर चीज़ का, हर अपॉर्चुनिटी का वेट करें, और जब अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ऑनेस्टली उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अच्छा, पूरी पाकिस्तानी कौम डेफिनेटली इस वक्त थोड़े से क्राइसिस में है। हमारी दुआ है, यकीनन आप भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उस पूरी पाकिस्तानी कौम को जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उससे निकाले। तो आप ये उम्मीद रखते हैं, ये उम्मीद है, यकीनन होनी भी चाहिए कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इन तमाम मुश्किलों से निकल जाएगा। बिल्कुल, नाउमीदी तो वैसे ही गुनाह है नंबर 1, और क्राइसिस को अब हम जिस तरह से देखते हैं तो ये क्राइसिस पहले कई दफ़ा आ चुके हैं, बल्कि इससे बदतर आए हैं। इस शहर में, ख़ास तौर पर कराची में, वो हालात थे कि आप 9 बजे शाम को निकल नहीं सकते थे बाहर। आज एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। ठीक है, दूसरे चैलेंजेस हैं, मसले मसाइल हैं, लेकिन पहले से हम बहुत बेहतर हैं। इकनॉमिक क्राइसिस हैं, अल्लाह ने चाहा ये आजमाइश भी है, इसको हम आजमाइश कहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो उसको भी हम काबू कर लेंगे। अरशद वली मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू।